अखिल सर, क्या मांग रहे हैं देश के ये जो युवा हैं, हमारे प्रधानमंत्री से लेकर के, और हर मंत्री जब मंच पे खड़ा होता है तो सबसे पहली बात वो युवाओं की करता है, फिर किसानों की करता है, देश को विश्वगुरु बनाए जाने की करता है। क्या मांग रहे हैं ये एसएससी के छात्र? यही तो कह रहे हैं कि परीक्षा सही से करा लो, साफ सुथरी करा लो, हमारा भविष्य सुरक्षित करा लो। भविष्य की मांग करना युवाओं के लिए क्राइम कब से हो गया? क्या देश में पहली बार आंदोलन हो रहा है? एक और चीज है सर, इसके साथ मैं सवाल के साथ जोड़ना चाहता हूं। ये जो 10 से 5 की परमिशन का मामला है, ये कितना इंपॉर्टेंट है? क्या आज तक के सारे छात्र आंदोलन जो इस देश, जिन्होंने इस देश की दिशा तय की है, वो 10 से 5 की परमिशन के साथ हुए हैं क्या? जय संविधान। देखिए राम प्रकाश जी, ये मुद्दा जो है ये हम लोगों के लिए शर्मसार करने वाला है, हम अध्यापकों के लिए भी, क्योंकि सारे अध्यापक आज आपने बुलाए, हम ऐसे लोगों के जिनके बच्चे हैं, और मैं कहूंगा जो पुलिस वाले हैं जो कि इन बच्चों पे लाठी बरसा रहे हैं, ये समझें कि अपने घर के बच्चों पे लाठी बरसा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। ये उसी प्रकार की चीज है, पट्टम थानू पिल्लई की सरकार केरला की डॉक्टर लोहिया ने गिरवा दी थी क्योंकि गोली चली थी और 2 लोगों की मृत्यु हुई थी। देखिए, ये बच्चे हमारे देश के युवा जिनकी संख्या बहुत ज्यादा है और जिसकी आप बात करते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड की, ये डिजास्टर बन जाएगा। लेकिन मुश्किल इस देश के अंदर पिछले 11 साल से अंदर कर दी गई। देखिए, जितने बच्चे भी हैं इसमें 90% बच्चे हिंदू हैं, लेकिन हिंदू धर्म खतरे में है, मुसलमान आक्रमण कर लेंगे, मुसलमान अपना वो कर देंगे, देश पे कब्जा कर लेंगे, इस प्रकार की अफवाहें फैला के। तो मैं इन बच्चों से भी निवेदन करना चाहता हूं, इस युवा पीढ़ी से भी निवेदन करना चाहता हूं, जैसे किसानों को 13 महीने तड़पाया गया था और दिल्ली के आसपास इनको किले गाड़ के रोका गया था, वहां भी लोगों ने कहा था, भक्तजनों ने कहा था कि असली किसान नहीं है। अब कह दें ये असली छात्र नहीं है। मैं उन शिक्षक और शिक्षिकाओं को भी प्रणाम करना चाहता हूं। मैंने देखा बहुत महिला शिक्षक भी वहां, शिक्षिका दिखी और शिक्षक दिखे जो कि वहां पे बच्चों के साथ खड़े थे। देखिए, ये हमारा कर्तव्य है, ये हम अध्यापकों का और हम शिक्षकों का कर्तव्य है, क्योंकि हम अपने गुरुजनों को, जब हम बच्चे थे, अपने गुरुजनों को माता पिता के तुल्य समझते थे। हम समझते थे कि जब हम लाठी खा रहे हैं, जब हमारा पसीना और खून बह रहा है, ये जिन्हें माँ बाप समझ के हम आए थे, हॉस्टल में रहे थे, हमारे माँ बाप ने भेजा था, ये हमारे साथ क्यों नहीं खड़े? इन बेटियों को पीटते हुए, इन लड़कियों को पीटते हुए शर्म नहीं आती इन दुष्टों को? अरे, जिन बेटियों के ऊपर हम लोग धूप नहीं पड़ने देते, जिनको हम समझते हैं कि हमारे घर की आन बान शान है, उन बेटियों को, और मैंने ऐसी भी बच्चियों को बिहार से आते हुए देखा है, जब उनका इंटरव्यू मैंने देखा, कह रहे हैं कि साहब हमारे लिए अब सब कुछ हमने छोड़ दिया। एक बच्चे को मैंने देखा जो कह रहा है कि मेरे पास कोई सामान नहीं है, मैं तो ट्रेन में बैठा और सीधे यहां चला आया क्योंकि मेरा जीवन जो है पूरी तरह से अंधकारमय है। सारे परीक्षा लीक हो रहे हैं, सारे पेपर लीक हो रहे हैं, बड़ी बड़ी फीस ली जा रही है। राजस्थान के बच्चों को अंडमान का सेंटर दिया जा रहा है। बच्चा कैसे वहां पहुंचे हजारों रुपए खर्च करके? गरीब घर के बच्चे, बेशरम लोग हैं, बेहया लोग हैं, और ऐसी सरकार। और ये बच्चों से भी मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, ये केवल अपनी मांग मत मानिए। जो भी सरकार सत्ता में आए, आज इनकी सरकार है, कल किसी की भी सरकार सत्ता में आए, गर्दन पकड़ के अपने अधिकार मांगिए। और आपका अधिकार देना इनका कर्तव्य है और अपने अधिकार लेना आपका अधिकार है। आपको नौकरी मिलनी चाहिए, ईमानदारी से नौकरी मिलनी चाहिए, और देश के सभी बच्चों को नौकरी मिलनी चाहिए। जय शाह, अमित शाह के पुत्र बीसीसीआई के बड़े अधिकारी बन जाएंगे, वहां दुबई में जाके 350 करोड़ की कोठी खरीदेंगे, भारत और पाकिस्तान का क्रिकेट मैच कराएंगे और देश को उलझाएंगे कि पाकिस्तान एक दुष्ट राष्ट्र है। टिकटॉक को खोल देंगे क्योंकि अब पप्पा आपके बदल गए हैं। अब जो है आप चीन जाएंगे, जापान जाएंगे और पाकिस्तान से क्रिकेट मैच खेलेंगे, और यहां हिंदू मुसलमान में बच्चों को सौंप देंगे, उनसे मस्जिदों के नीचे खुदाई कराएंगे और अपने बच्चों को बीसीसीआई का वो बना देंगे अध्यक्ष। लाखों करोड़ों का खेल करेगा एक 32 साल का लड़का जो टेक्सटाइल इंजीनियर है, और हमारे ये बच्चे वो तो करोड़ों रुपए करेगा और मुसलमान प्लेयर्स के साथ बैठ के चाय और कॉफी पिएगा।
शाहिद अफरीदी के साथ बैठ के कॉफी पिएगा। और ये बच्चे बेचारे गरीब घर के बच्चे, मध्यम वर्ग के बच्चे, जिनके माँ उनके, क्योंकि मैं मध्यम वर्ग का व्यक्ति हूं, मैं जानता हूं मेरे माता पिता ने किस प्रकार से मुझे पढ़ाया है, मैं जानता हूं मैंने अपने बच्चों को कैसे पढ़ाया है। और जितने यहाँ प्रोफेसर दोनों बैठे हैं, हम लोग सब जानते हैं किस प्रकार से श्रम करके अपने बच्चों को हम लोग फटे जूते पहन के और कपड़े पहन के अपने बच्चों को यहां तक पहुंचाते हैं। बड़ी बड़ी शिक्षा ग्रहण करके मेधावी बच्चे यहां तक पहुंचे हुए, शर्म नहीं आती तुमको इनको लाठी मारते हुए? तो देखिए, मैं तो बच्चों से भी निवेदन करना चाहूंगा, अपने अधिकारों के प्रति सजग हो जाओ। और ये बाकी लोगों से, समाज के लोगों से भी मांगूंगा, समाज के एक एक अंग को अगर अकेला छोड़ोगे तुमने अग्निवीरों को अलग छोड़ दिया, तुमने किसानों को अलग छोड़ दिया, आज इन बच्चों को अगर छोड़ोगे, वैसे छोड़ा नहीं उन्होंने, ये तो जो चुनाव आयोग ने हेरा फेरी करके चुनाव में किया है, इसीलिए किसी भी आंदोलन का असर चुनाव रिजल्ट्स पे नहीं मिलता। सब कुछ होता है हरियाणा के अंदर, इनको गांवों के अंदर घुसने नहीं दिया जाता, ये चुनाव जीत जाते हैं, क्योंकि इनको अब जनता की भावना से कोई लेना देना नहीं है। अपने को जोड़ो, वोट चोरी जो है, गद्दी छोड़ो, ये वाला नारा बुलंद करना पड़ेगा सबको। ईमानदारी से, डेमोक्रेटिक राइट्स के हिसाब से सबको वोट देने का वो होगा, एक आदमी एक वोट देगा, नाम नहीं कटेंगे। ईमानदारी से जो सरकार आएगी, और जो सरकार बच्चों के साथ अन्याय करेगी, किसानों के साथ अन्याय करेगी, गरीबों के साथ अन्याय करेगी, कोई भी सरकार हो, हम उसका विरोध करेंगे। अखिल स्वामी सर, ये अभी एक डॉक्टर मानसी कह रहे हैं कि सरकारों को भी उनकी बात सुननी चाहिए, युवाओं की बात सुननी चाहिए। क्या वास्तव में ऐसा है? क्यों सुननी चाहिए? आखिर क्यों सुने सरकार? क्या सुनना सरकार को सूट करता है कि हम आपकी बात सुने? अगर सूट करेगा, अगर वो बात सुनने लग जाएंगी युवाओं के, तब तो फिर मुद्दों में उलझ जाएंगी और मुद्दों को सॉल्व करने लग जाएंगी, लोगों की समस्याओं पे बात करने लग जाएंगी। फिर विधायक खरीद करके सत्ता परिवर्तन कैसे कर पाएंगे ये सारे सत्ताधारी दल? देखिए राम प्रकाश जी, मैनेजमेंट का एक सिद्धांत है, हॉट स्टोव रूल। हॉट स्टोव रूल का मतलब यह होता है कि गर्म स्टोव को अगर आप छुओगे तो आदमी का हाथ जलेगा, जो भी छुएगा उसका जलेगा, और जैसे ही छुएगा 10 मिनट के अंदर उसके हाथ में फफोला पड़ेगा। यह नहीं होगा कि 10 दिन के बाद फफोला पड़े, यह नहीं होगा कि राजा छुए उसके हाथ न जले और गरीब आदमी छुए उसका हाथ जले। देखिए मुश्किल क्या हो गई है, जो मैं मानसी जी की बात से, देखिए वास्तविकता में उन्होंने जो बात कही वो बड़ी सही भी है, फिलोसफिकल भी है, लेकिन मुश्किल क्या हो गई है, जब किसानों का आंदोलन हुआ 13 महीने किसान बरसात में, पानी में, बिना पानी के, बिना खाने के सब बैठे रहे। 550 किसानों की शहादत हुई। किसानों को मिला क्या? देखिए, आप एक वाहियात बिल लाए, 13 महीने के बाद वाहियात बिल वापस ले लिया, किसानों को क्या मिला? क्या किसानों को एमएसपी मिली? जो किसानों के ऊपर मुकदमे लखीमपुर खीरी में वो किए गए थे, अभी 1 साल पहले भी डल्लेवाल साहब ने वो किया था। पंजाब से किसान आ रहे थे, हरियाणा में रोक लिया गया, दीवारें बना दी गई, माथे पे गोली मार दी गई, ट्रैक्टर तोड़ दिए गए। सवाल यह है, सरकार ने एक नया सिद्धांत बना लिया है, वो कहती है ये किसान आंदोलन नहीं था। देखिए, हम चुनाव जीत गए ना, हरियाणा का चुनाव जीत गए ना, किसानों ने गांवों के अंदर नहीं घुसने दिया, लेकिन चुनाव जीत गए ना। इसका मतलब वो कहते हैं कि जनता का सहयोग हमें प्राप्त है। देखिए, मैं, आपको लगेगा कि मैं बहुत ज्यादा रिलेवेंट बात नहीं कर रहा हूं, मैं बच्चों से कह रहा हूं आंदोलन मत करो। बिहार के अंदर जो ये वोट चोरी का आंदोलन चल रहा है, इसमें जुड़ जाओ। अगर वोट चोरी रुक गई, अगर 5 बजे के बाद अगर 10% वोट नहीं बढ़े, और उसकी वीडियोग्राफी करो, पोलिंग बूथ के बाहर वीडियोग्राफी करने में कोई रोक नहीं है, और ये कोड में ला के दिखाओ कि पोलिंग बूथ के बाद लाइन नहीं लगी थी, ये 10% वोट कैसे बढ़ गए, और एक एक वोट जुड़ाने के लिए जुट जाओ, एक एक बच्चा जुट जाए, अपने परिवार मोहल्ले में किसी का वोट कटने मत दो, और ये इंश्योर करो कि सब लोग वोट दें, और ईवीएम ना बदली जाए, 100% चार्ज बैटरी वाली ईवीएम ना मिले। देखिए, इन्होंने जो तरीका ढूंढा है, ये कोरिलेशन इन्होंने खत्म कर दिया। भाई, हम लोग कोई भी रिसर्च करते हैं, डॉक्टर साहब भी बताएंगी कि हम लोग को ये हुआ इसलिए ये हुआ। उन्होंने कहा किसी का कोई मतलब नहीं, हम चुनाव जीत रहे हैं, इसका मतलब हम सब सही कर रहे हैं, इसका लेकिन वो हो क्यों रहा है? क्योंकि चुनाव आयोग की नियुक्ति में हमने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को बाहर कर दिया, अमित शाह और मोदी जी निर्णय ले रहे हैं, अपने ज्ञानेश कुमार गुप्ता और राजीव कुमार अग्रवाल जी को उसके अंदर ला रहे हैं,
और उसके बाद उनके बच्चों को, दामाद को, बेटी को अच्छी अच्छी पोस्टिंग दिला रहे हैं, और उसके बाद वो रिटर्न में, और उसके बाद में कह देते हैं आपको राज्यसभा भेज देंगे या कहीं का एम्बेसडर बना देंगे। एक गिव एंड टेक चल रहा है। अपने बेटे को आईसीसी का प्रेसिडेंट बना देंगे, भारत पाकिस्तान का मैच होगा। जब अगर ये चुनाव की चोरी रुक जाएगी, जिस दिन चुनाव के अंदर वोट चोरी रुक गई, उस दिन चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों में सिमट जाएगी। और उसके बाद जब नई सरकार सत्ता में आएगी, वो भी ये सोचेगी वोट चोरी करने की मत सोचो बेटा, जनता को अगर नौकरी नहीं दोगे, लाठी दोगे, तुम लोग सत्ता में। लेकिन अब वो कोरिलेशन ही खत्म हो गया, तो दे डोंट केयर फॉर एनीबॉडी। बिल्कुल। और ये करते रहो आंदोलन, आप आंदोलन करते रहो, दे डोंट केयर। लाठी से हाथ पैर तोड़ देंगे। और एक लास्ट बात कहता हूं रामप्रकाश जी, मुझे नहीं पता आपके घर में बच्चे बेटा हैं कि बेटी हैं। हम लोगों के बचपन से हमेशा सिखाया गया, और हम पुरुषों को, लड़कों को हमेशा माँ बाप की मार भी ज्यादा पड़ेगी, बेटी को कष्ट नहीं होना चाहिए। जिन बेटियों को इतना सहेज के आप रखते हैं कि ये कहते हैं एक चोट न लगे इसको, वो 2 बेटियों को मैं मंच पे देख रहा हूं रामप्रकाश जी, मुझे लग रहा है अपनी बेटियां, माँ बाप, मोहल्ले वाले, चाचा चाची, मामा मामी कैसे देख रहे हैं, वो बेटियां जाके लाठियां खा रही हैं। और हम अपने को सनातनी कहते हैं। हम ढोंगी लोग हैं, हम लोग पाखंडी लोग हैं, नारी को देवी मानते हैं और बेटियों की रक्षा की बात करते हैं, और बेटियां जूझ रही हैं, उनके भाई वहां जूझ रहे हैं। मेरा केवल एक निवेदन है, ये वोट चोरी को रुकवा दो, सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। जब तक वोट चोरी नहीं रुकेगी, आंदोलन करते रहो, हड्डी पैर तोड़ देंगे, तुम्हें नदियों में बहा देंगे, मार देंगे, जंगल उजाड़ देंगे, कोई चिंता नहीं करता, सब कुछ अडानी जी को दे देंगे। वोट चोरी नहीं रुकी, देश के अंदर तानाशाही चलती रहेगी।